नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं काफ़ी दिन बाद केमिस्ट्री का दोबारा से टॉपिक 11th क्लास का, और वो है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग। अपनी चारों तरफ जो कुछ भी आप देख रहे हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो आप अपनी सराउंडिंग में अपने चारों तरफ देख रहे हैं, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है, एंड हैव मास, मास भी होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसमें मास भी होता है, मैटर होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मैटर की। हम मैटर को क्लासिफाई करना हमने। मैटर, अब देखो दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, एनीथिंग यू सी इन योर सराउंडिंग, इन योर स्पेस, जो कुछ आप देख रहे हो सारा मैटर है। बट उसको कैसे स्टडी करोगे? क्लासिफाई करके। अब क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। देयर इज टू वे ऑफ क्लासिफिकेशन। वन इज फिजिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे? फिजिकल में फिजिकली देखेंगे, फिजिकली कि कैसा है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, सेमी सॉलिड है। ये अलग अलग चीजें हैं जो आप फिजिकली देखिए। और केमिकल में कि उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन तरह का मैटर होता है मेनली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, गैस बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है चौथा, जिसको हम सेमी सॉलिड, पेस्ट या जेल टाइप बोलते हैं, वो होता है फोर्थ। उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। केमिकल क्लासिफिकेशन में अब दो तरह से हम पढ़ते हैं। एक आता है मिक्सचर और दूसरा आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। एंड दूसरा आता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम टाइप की है, मींस ये दो तरह की प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट आप पढ़ेंगे, जैसे आयरन एक एलिमेंट है। क्या है? आयरन। तो आयरन आप देखेंगे बच्चों, एलिमेंट। एंड सेकंड वन इज, बात बाद में करेंगे। आयरन की हम बात करते हैं। नीचे नहीं दिख रहा, फ्रेम में नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा, ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं एलिमेंट की और प्योर सब्सटेंस की। इसको मैं मिटा देता हूँ। सॉलिड क्या होते हैं थोड़ा बता देता हूँ। सॉलिड्स आर द सब्सटेंस, और सॉलिड इज द मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, साइज, मास, वॉल्यूम, सब क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। मास भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है, शेप भी फिक्स होती है। लिक्विड में क्या होता है? मास फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है, बट शेप अकॉर्डिंग टू बीकर बन जाती है, अकॉर्डिंग टू द यूटेंसिल जिसके अंदर आपने स्टोरेज बीकर है उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग की होती है। आप पाइप में डालेंगे पाइप जैसी शेप होगी, ग्लास में डालेंगे ग्लास जैसी, किसी फ्लैट जगह पे डालेंगे तो फ्लैट शेप। गैसियस में क्या होता है? शेप भी फिक्स नहीं होती, जैसा बर्तन होता है वैसा आकार बन जाता है। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती, रूम में अगर उसी गैस को रखोगे तो रूम में एक्सपेंड कर जाएगी, सिलेंडर में रखोगे तो वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिबल होते हैं ये, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं ये, थोड़ा कंप्रेस होते हैं। लिक्विड्स भी कंप्रेस होते हैं पर बहुत कम कंप्रेसिबल है। गैसियस स्टेज जो होती है वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। आपने देखा होगा लिक्विफाई एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट प्योर सब्सटेंस की, ठीक है। मैं बाउंड्री लगा देता हूँ कि यहाँ से आपको नीचे दिखता नहीं है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर्स में जब बात चलेगी तो बच्चों प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर में जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म है, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, दीज आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और बच्चों फिर क्या आता है? मिक्सचर किस तरह के होते हैं? मिक्सचर होते हैं जो मिक्स होते हैं। अब इसमें प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और क्या होता है इसमें? कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड्स, ये भी प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, कंपाउंड्स।
प्योर सब्सटेंस में दो तरह की चीजें हमने पढ़ी है, वन इज एलिमेंटल फॉर्म, ये एलिमेंट्स हैं, एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, C6H6H12O6 ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ये सभी कंपाउंड है। यूरिया NH2CONH2 ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है यूरिया। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्या है, कंपाउंड है। ये भी देखो कंपोजिशन फिक्स है, इसकी भी फिक्स कंपोजिशन है, इसकी भी फिक्स है। मीन जिनकी फिक्स कंपोजिशन है वो प्योर सब्सटेंस है, वो कंपाउंड होंगे। जिनकी कंपोजिशन फिक्स है, एक ही एलिमेंट से बने हैं, एक ही टाइप के एलिमेंट से बने हैं, वो क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे और एलिमेंट होंगे। ठीक है, हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सर दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। वन इज, इसको मैं स्किप कर रहा हूं यहां से, होमोजीनियस, अनदर वन इज हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनस बोलते हैं, होमोजीनस, एंड हिट्रोजीनस, हिट्रोजीनस। होमोजेनस मिक्सर क्या होता है? द मिक्सर विच हैव द कंपोजिशन ऑफ द ऑल मिक्सिंग सब्सटेंस इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न। एक यूनिफॉर्म पैटर्न में या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। मीन्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पानी में आपने अल्कोहल डाला, क्या किया, वाटर एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल का मिक्स किया, और एक जगह पे वाटर एंड सैंड को मिक्स किया। दोनों को देखना बच्चों, सैंड, सिलिका, मिट्टी, सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर एक जगह पे वाटर की कंपोजिशन ज्यादा होती है, सैंड एक जगह पे नीचे बहुत ज्यादा मिलती है, ऊपर बहुत कम होती है। सेम हियर कि अगर वाटर और अल्कोहल को मिक्स करते हैं तो किसी भी पार्ट को आप ले लेंगे, वहां पे प्रॉपर कंपोजिशन होगी। अगर 2% वाटर है, 98% वाटर है, 2% अल्कोहल है, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन 2% ही अल्कोहल आपको मिलेगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, नीचे जो बीकर होता है, बीकर में नीचे रेत, सैंड का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऊपर बहुत कम होता है, ऊपर वाटर ज्यादा होता है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हुई इसकी, अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई। एग्जाम्पल आपको ऐसे कहूं कि अच्छे से मिक्स होना और मिक्स होने के बाद यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाना सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना बनना क्या होता है, हिट्रोजीनस मिक्सर। ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये तो था आपका मैटर के टाइप, तो हम थोड़ा सा अभी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कलर होता है, टेस्ट होता है, ऑडर होता है, स्मेल कैसी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कि नहीं करता, वाटर से रिएक्ट करता है कि नहीं करता, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, दूसरे मेटल से रिएक्ट करता है कि नहीं, किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट करता है कि नहीं, और क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बच्चों, हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें यहाँ पे सीख रहे हैं। अब बात जो आती है ना नई, वो आती है कि हम जो मैटर पढ़ रहे हैं उस मैटर को हम मेजर कैसे करते हैं, मास से मेजर करते हैं। मास भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, फिजिकल क्वांटिटी है। फिर लेंथ, फिर वॉल्यूम, फिर देखो MLT, टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। MLT डायमेंशनल एनालिसिस में मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये हम तीन फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके अलावा क्या होता है, मास, लेंथ, टाइम। मैं लिख देता हूं, मास, लेंथ, टाइम। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वांटिटी होती है जो मैं जल्दी से लिख रहा हूं। फिर टाइम के बाद टेम्परेचर होता है, केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है,
फिर क्या होता है मोल, मोल क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD, CD ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और एक हमारी जो क्वांटिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए। बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी जो आप पढ़ रहे हैं ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। दिस 7 फिजिकल क्वांटिटीज में इनमें क्या होता है, ये बेसिक क्वांटिटी हैं, बेसिक यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स के डेरिवेशन से, इन यूनिट्स का यूज करके हम आगे क्या बनाते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं। जैसे कि मास का, लेंथ का हमने यूज कर लिया तो हम क्या बना लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। लेंथ एंड टाइम का यूज कर लेंगे, वेलोसिटी बना लेंगे, वेलोसिटी टाइम का यूज कर लेंगे, एक्सेलरेशन बना लेंगे। ऐसे करके हम सारी यूनिट दुनिया की जितनी भी ड्राइव होती हैं सारी इन्हीं से बनाते हैं। ये 7 क्या है, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल द क्वांटिटीज, ऑल द यूनिट्स आर derived, these are called फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट। बेस यूनिट भी बोलते हैं इनको, बेसिक या बेस यूनिट, बेस यूनिट, ठीक है बच्चों। ये 7 बेस यूनिट होती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, डायमेंशन एनालिसिस की। ये सब आपने है ना फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे अच्छे से स्टडी करवाया होगा आपके टीचर ने कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं मास, लेंथ एंड टाइम की फॉर्म में किसी भी यूनिट को। इन 7 की फॉर्म में होता है। केल्विन होगा, केल्विन लिखा जाएगा, मोल लिखा जाएगा, कैंडेला लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की जगह एम्पियर। इस फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को क्या करना, एनालाइज करना, डायमेंशन एनालिसिस होता है, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन क्या होंगी, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करो, देखो क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा। मास के लिए क्या लिख दोगे, m1, डिस्टेंस के लिए L1, टाइम के लिए t-2, ऊपर जाएगा तो -2 होगी। ये क्या आ गई, इसकी डायमेंशन आ गई फोर्स। ये इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस होता है। डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं कि कौन सी फिजिकल, जैसे कोई आप वो देखते होंगे, कोई इक्वेशन देखते होंगे, मैं यही लिख देता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला चेक करो सही है कि नहीं है। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन की रख दो, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। दोनों की डायमेंशन इक्वल आती है तो मीन्स फॉर्मूला सही है, नहीं आती तो गलत है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन होती है, कैसे होती है, आप 1,00,000 को 1,000,000 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको आप कैसे नोटिफाई कर सकते हैं, देखो 1 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। किसी को भी 2,0,0,0,0,0,0,0,0, इसको क्या लिख सकते हो, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन है। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन के अलावा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी जीरो की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो सभी आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा फिजिक्स में। उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की तरफ हम चलेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, कैसे कंबाइन करते हैं दो सब्सटेंस और कैसे कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बात आती है क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम 2 लॉ स्टडी करेंगे सिर्फ, और 2 के 2 लॉ आपको आनी चाहिए,
ठीक है, पहला लॉ क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले होता क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ लॉ बनाए गए, कुछ नियम बनाए साइंटिस्ट ने रिसर्च करके कि केमिकल्स जब कंबाइन करते हैं आपस में तो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो मैं दो लैंग्वेज में आपको लिखाता हूं, लिख लेना, सुन लेना और लिख लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का कोई भी लॉ आ जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कुछ भी आए, आपने क्या लिखना होता है, मास है तो मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना पैदा किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता थ्रू आउट द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दौरान, किसी भी एक्टिविटी के दौरान, किसी फिनोमिनन के दौरान। ठीक है, तो मास ना क्रिएट होता है ना क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता रहता है, लिक्विड गैस बन जाएगी, गैस लिक्विड, वो फॉर्म फिर चेंज होगी बट मास चेंज नहीं होगा, मास फिक्स रहेगा। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, देखो क्या लिखोगे, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, केमिकल चेंज भी बोल सकते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल कॉम्बिनेशन mass of the reactants will be equal to that of the final products. During the reaction mass neither be destroyed nor be formed, ना तो नया मास फॉर्म होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, वो क्या होगा, जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मैं लिखता हूं, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है बच्चों, CO2 बनाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कार्बन का मास कितना, 12 यूनिट लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ग्राम लिखता हूं मैं, 1 मोल कार्बन का मास, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना, 1 मोल ऑक्सीजन का, एक एटम का 16 ग्राम, एक एटम का नहीं, एक एटम का 16 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। 1 मोल ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 16 इंटू 2 32, ये टू एटम है ना, एक का 16 होता है यूनिट होता है, 2 का 32 यूनिट हुआ, और अगर मोल की बात करूं तो 32 ग्राम हुआ। ठीक है, टोटल CO2 का मास कितना होगा, 44 ग्राम 1 मोल का, किसका, 1 मोल, हम मोल कितना ले रहे हैं, 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, 1 मोल रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा कुछ ऐसा भी होता है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है, किसके साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये नहीं है कि मोल चेंज हो जाएंगे, नहीं, मैंने क्या बोला कि मास जो रिएक्टेंट का है प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। यहां देखो नाइट्रोजन का मास 14 इंटू 2 28 ग्राम, एक एटम का 14 ग्राम होता है। अब ये समझने वाली बात है, थोड़ा आगे करेंगे हम डिस्कस, एक एटम का होता है कि एक मोल का होता है, वो क्या है वो थोड़ा सा समझना। आपने इतना पढ़ा होगा, नाइट्रोजन का 14 मास होता है, 14 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, इतना सब कुछ पढ़ा होगा 9th-10th में। अब उसके आगे डिस्कस करेंगे, ग्राम कहाँ लिखते हैं, यूनिट कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU कहाँ लिखते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन का 3 इंटू 2 6 हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 34, तो यहाँ पे 34 ग्राम बनेगा, किसका मास, इसका। तो 34 ग्राम से 34 ग्राम ही अमोनिया बनी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास से अमोनिया उतना ही बना, मींस जितना मास यहाँ रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का रहा, मींस कि मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। समझ आया, तो ये सब आपने स्टडी किया। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं देख रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन मीन्स, डेफिनेट मीन्स फिक्स, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो में। जैसे CO2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन कितना है, सॉरी 32, रेशियो क्या है 32 इंटू 12, फिक्स रेशियो है। CO2 कहीं भी मिले, पानी से मिले, आपको पानी में रिएक्ट करके, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बने, प्लेंट्स में बने, कहीं भी CO2 बने, उसकी रेशियो क्या रहेगी 12 इंटू 32। वाटर है, पानी है, H2 का 2, ऑक्सीजन का कितना 16, रेशियो क्या 1:8। वाटर कहीं से भी बने, आसमान से गिरे, कहीं से गिरे, कहीं भी बने वाटर, लैब में बने, अमेरिका में बने, लंदन में बने, न्यूयॉर्क में बने, धरती पे बने, चांद पे बने, कहीं पे भी पानी बनेगा, स्पेस में बने, तो उसका रेशियो क्या होगा, फिक्स कंपोजिशन होगी, प्रोपोर्शन फिक्स होगा, फिक्स कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन लिखते हैं, कंपोजिशन भी लिखते हैं इसको, कंपोजिशन। तो ये ला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, एनी सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय any two elements, any two compounds will have the fixed ratio or in their composition unless until, कि जब तक हम ये चेक करते रहें कि वो है क्या, कहाँ से बना है, उसका सोर्स क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स इट्स कंपोजिशन विल रिमेन्स कांस्टेंट। ये डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एनी कंपाउंड विल फॉर्म बाय एनी two or more elements will have fixed proportion or composition of these elements without depending upon their source, independent, it is independent on their source। ठीक है, ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन। एग्जांपल मैंने दिया, CO2 कहीं भी बने, वाटर कहीं भी बने, आप अमेरिका में जाके कहीं वाटर लेके आओ तो क्या होगा, H2O ही मिलेगा। H2 मीन्स हाइड्रोजन 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन 16 ग्राम, 1:8 का रेशियो होगा मास का। अगर ये 1 ग्राम होगा तो ये कितना होगा 8 ग्राम होगा, ये आधा ग्राम होगा तो ये 4 ग्राम होगा, ये अगर 0.25 ग्राम है तो ये 2 ग्राम होगा, रेशियो फिक्स मिलेगा। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बच्चों हमने 2 लॉ केमिकल कंपोजिशन के पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 लॉ और हैं वो पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेल-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और ये सब बाद में नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें यही पढ़ेंगे, इसके बाद हम कुछ स्टडी करेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ेंगे आगे। स्टोकियोमेट्री पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन की इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर कर दिया करो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।